दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो बेसिकली ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, ये है एक इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियो उन लोगों के लिए जो नेपाल घूमने का प्लान बना रहे हैं। तो रिसेंटली मैं नेपाल गया था घूमने के लिए। और जब से मैं नेपाल आया हूँ ना भाई, मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछ लिया कि वहाँ जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या पासपोर्ट चाहिए या फिर आधार कार्ड से एंट्री हो जाती है, और करेंसी एक्सचेंज का क्या सीन होता है उधर पे, और वहाँ रहने के लिए और खाने के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, और सबसे मेन चीज़ हम वहाँ जाके कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वो है कि हम नेपाल कैसे जाएं। नेपाल जाने के लिए बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो हम बाई एयर जा सकते हैं या फिर दूसरा हम बाई रोड जा सकते हैं। बाई एयर का मेरे को कुछ पता है नहीं, लेकिन बाई रोड का मेरे को थोड़ा बहुत मालूम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडिया से नेपाल बाई रोड जाने के ना हमारे पास 4 या 5 एंट्री पॉइंट रहते हैं। स्नौली बॉर्डर, रक्सौल बॉर्डर और बनबसा, और भी दो चार है वो मेरे को याद नहीं है। मेनली 4 5 जगह है जहाँ से हम इंडिया से नेपाल एंट्री कर सकते हैं। मैं उत्तराखंड में रहता हूँ तो मैं उत्तराखंड वाले रास्ते से ही गया, बनबसा वाले से। और बॉर्डर क्रॉस करने के लिए मेरा बेसिकली आधार कार्ड लिया उन लोगों ने, और बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वोटर आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं बनबसा से बॉर्डर क्रॉस किया था मैंने। तो मेरा वहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड चेक हुआ था, उसके बाद जो मेरा लगेज था वो चेक किया, बस हो गया, इतना ही चेक किया। उसके बाद से मैं एंटर कर गया था नेपाल में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप एंटर कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली आपको सिर्फ आधार कार्ड चाहिए नेपाल में एंटर करने के लिए। बनबसा से तो आपको यही चाहिए, बाकी जगह का मेरे को पता नहीं, बाकी जगह हो सकता है कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए, पर बनबसा से आपको सिर्फ आधार कार्ड ही आधार कार्ड चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है करेंसी। तो भाई अगर आप इंडिया से हो तो करेंसी वहाँ पे इंडियन चल जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने काठमांडू में भी यूज़ किया, मैंने पोखरा में भी यूज़ किया, महेंद्र नगर में तो खैर अब अपना ही हुआ, तो वहाँ भी मैंने यूज़ किया, तो वहाँ पे भी चल जाता है। मतलब अपना हुआ महेंद्र नगर, ये कह रहा हूँ कि बॉर्डर के नज़दीक हुआ तो वहाँ पे तो चल ही जाता है। और उधर से इधर को बनबसा में भी भाई नेपाली रुपीज़ भी चल जाते हैं, बहुत जगह पे मैंने चला के देखा था। तो करेंसी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंडियन करेंसी एक्सचेंज करना चाहते हो तो आप वहाँ पे शॉप पे भी एक्सचेंज कर सकते हो, आप वहाँ पे बस ड्राइवर से भी एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि भाई मैंने बस ड्राइवर के साथ ही एक्सचेंज की थी अपनी करेंसी, 1.6 के हिसाब से उन लोगों ने मेरे को दे दिया था। कोई कम या ज़्यादा वाला कुछ ऐसा सीन नहीं था। और या फिर आप जो एक्सचेंज होते हैं, वेरीफाइड एक्सचेंज होते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो करेंसी की कोई दिक्कत है नहीं, आप कहीं से भी एक्सचेंज कर सकते हो। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो वह है सिम कार्ड। भाई नेपाल में जाने के बाद ना सिम कार्ड इतनी ज़रूरी है ना भाई, मेरे इतने काम आई ना, मतलब नेपाल की सिम कार्ड बताता हूँ आपको मैं अभी। तो बेसिकली ये है कि जब मैं महेंद्र नगर में एंटर किया मैंने, तो मैंने वहाँ पे सिम कार्ड नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था नहीं। मैंने सोचा था मतलब मैं ले लूँगा, व्लॉग आप देख सकते हो, तो मैंने उस पर बताया था कि मैं सिम कार्ड लेने के लिए जाऊँगा और खाना खाने के लिए जाऊँगा, पर मैं नहीं ले पाया और मैं काठमांडू वाली बस में बैठ गया। महेंद्र नगर से काठमांडू के लिए आपको भाई 2500 नेपाली रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन इसमें भी एक कैच है भाई, अगर आप काउंटर से टिकट बनाओगे ना, वहाँ आपको देने पड़ेंगे 3300 रुपये या फिर 3400 रुपये। लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करते हो बस वालों के साथ, तो भाई वो 3000 रुपये से कम करते 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 2500 तक आया था। एक तो उसमें ये था कि जो 2400 पे भी मान रहा था, पर मैंने कहा भाई जिससे पहले बोल दिया है उसी के साथ चले जाता हूँ, 100 200 रुपये एक्स्ट्रा भी हो गया तो चल जाएगा। तो मैंने जिससे पहले हाँ बोला था, मैंने उससे बोला भाई तू अपना लास्ट रेट बता, तेरा कितना है। उसने बोला 2500 रुपये दे देना भैया। तो फिर मैं उसी के साथ चले गया था। तो मेरा वहाँ पे बस का हो गया था। उसके बाद जब मैं काठमांडू पहुंचा, वहाँ जाके मैंने सिम कार्ड ली, जो कि मुझे 250 नेपाली रुपीज़ में मिली थी। और उसके बाद उसमें मुझे 10 मिनट कॉल का मिला था, और 500 MB मिली थी मेरे को, जो कि 4G थी। और वो 500 MB ने भी भाई मेरी बहुत मदद की। मैं गूगल मैप उसी की वजह से यूज़ कर पा रहा था, क्योंकि भाई अगर 500 MB में अगर मैं इंस्टाग्राम या फिर और सोशल मीडिया चलाता तो ख़त्म हो जाता। तो मैंने भाई सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं किया दिन भर में। मैं सिर्फ होटल में आता था, वाईफाई से कनेक्ट करके तभी सोशल मीडिया यूज़ करता था। और सबसे मेन बात भाई, अगर आपका इंटरनेट ख़त्म हो जाए ना, हाँ, मैं बता देता हूँ, मैंने ली थी एनसेल की सिम, जो कि सिटी में बहुत अच्छी चल रही थी। बाकी हिल एरियाज़ में मैं ज़्यादा गया नहीं, पोखरा गया था, वहाँ पे भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो एनसेल की सिम आप ले सकते हो। बाकी हिल एरिया का मेरे को पता नहीं है कौन सी सिम वहाँ पे अच्छी चलती है। तो जब मैं गया उधर, मेरा 500 MB डाटा खत्म हो गया था पोखरा में, ठीक है। 500 MB चला था मेरा काठमांडू में 2 दिन, उसके बाद पोखरा में ख़त्म हुआ। तो मैं परेशान हो गया कि अब इस पे क्या रिचार्ज करूँ। उधर मिलते हैं कूपन, जो हमारे इधर मिलते थे पहले से, उधर भी कूपन ही मिलते हैं, पर उसमें डाटा नहीं मिला मेरे को। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या करूँ, ऐसे करते 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 दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एनसेल का जो एक ऑफिशियल ऐप होता है, जैसे यहाँ हमारे इधर पे जियो एयरटेल के ऐप होते हैं, वो डाउनलोड किया। और जैसे ही डाउनलोड किया, रजिस्टर किया, उसमें मेरे को 1 GB डाटा मिल गया भाई। उसके बाद भाई मेरा पूरा स्मूथली हो गया सारी चीज़ें, क्योंकि भाई 1000 MB बहुत ज़्यादा होती है उधर। 500 MB मेरे 2 दिन चली, 1000 MB तो मेरी एक दिन आराम से चली जाती। तो फिर जो मेरा पोखरा में था वो काम भी मेरा 1000 MB से चल गया था। तो सिम कार्ड का ये है कि अगर आप काठमांडू जाते हो बस पार्क के पास, तो मतलब बेसिकली बस स्टैंड के पास, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इधर-उधर पूछना पड़ेगा, आपको मिल जाएगी सिम। और सिम आपको इंडियन आधार कार्ड से मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की भी कोई इतनी प्रॉब्लम है नहीं, वो आधार कार्ड से बना के दे देते हैं।
तो आपको सिम कार्ड का भी सीन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि है होटल। महेंद्र नगर से काठमांडू भाई 23 घंटे बस में ट्रैवल करने के बाद जब मैं पहुंचा ना, मैं इतना थक चुका था बहुत ज़्यादा। और बस से उतरते ही ना मेरे आसपास मतलब लोग आने लग चुके थे कि आपको होटल चाहिए काठमांडू में, आपको अच्छे बजट में मिल जाएगा होटल। तो भाई बस वाले ने मेरे से पहले ही बोल दिया था कि अगर आपको होटल चाहिए तो 900 रुपये में हम आपको दिला सकते हैं। तो मैंने उसको मना कर दिया था, भाई मेरे को ऐसा मतलब जो आदमी बहुत ज़्यादा जानता है ना हमारे बारे में, क्योंकि बस वाले को पता चल गया था कि मैं अकेले आ रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा-सा ऐसा थोड़ा डाउट हो जाता है, मैं सही बताऊँ तो। ऐसा हुआ तो कुछ नहीं मेरे साथ वहाँ, लेकिन थोड़ा-सा मेरे को डाउट हो रहा था कि यार इन लोगों के साथ नहीं जाता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं अकेले चले गया था, तो फिर उसके बाद एक और आदमी आया, उसने 1000 रुपए नेपालीज़ बोले थे, तो मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं अभी थोड़ी देर में। फिर मैं सिम बनाने चले गया और बस वाले से मैंने पहले ही करेंसी एक्सचेंज कर ली थी। तो फिर उसके बाद एक और आदमी आया, उसने बोला मेरे से कि आपको होटल चाहिए तो आपको 1000 रुपए में एक बढ़िया होटल मिल जाएगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, लेकिन मेरे को थोड़ा सस्ता चाहिए। उसने बोला कितना? तो मैंने बार्गेनिंग की उससे, कितने रुपए की पता है? 100 रुपए की। तो मैंने 900 रुपए बोला, उसने बोला हाँ डन है, चलो ठीक है। तो फिर मैं वहाँ चले गया और कमरा भी बहुत अच्छा था भाई, बेड था और जो वॉशरूम था ना वो अटैच था। तो उसकी वजह से उसने मेरे से 900 रुपए लिए, क्योंकि मेरे को शाम को पता चला जब मैं छत में गया था, लाइट गई थी तो मैं छत में गया था, तो वहाँ पे कुछ लोग मिले मेरे को, मैंने उनसे बातचीत की, तो उनसे पूछा मैंने कि आपने ये कमरा कितने में लिया? तो उनने 500 रुपये में लिया था। फिर मैंने बोला यार इन लोगों ने तो मेरे से 900 रुपये ले लिए, मतलब मेरे को ठग दिया। तो बोला था ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो वॉशरूम है वो अटैच है और हमारा जो है वो 3-4 कमरों का मिला के एक बाहर था, वो था उनका। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो होटल के लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं भाई, या तो आप ऑनलाइन देख सकते हो या फिर ऑफलाइन। आप अगर बार्गेनिंग करोगे ना भाई 700-800 में भी आपको आराम से मिल जाएगा, नेपाली रुपीज़ में बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो ये सारी चीज़ें हैं, होटल्स की भी आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं। काठमांडू जैसे आप बस पार्क में उतरोगे, आपके सामने बहुत सारे लोग आ जाएँगे जो आपको बोलेंगे कि आपको होटल चाहिए, होटल चाहिए, होटल चाहिए, और आपको मस्त होटल भी दिखा देंगे भाई। तो होटल भी आपको समझ में आ चुका होगा आपको होटल कैसे लेना है। पर हाँ, थोड़ा-सा बार्गेनिंग और कर लेना, क्योंकि मैंने भाई 100 रुपए की थी, मेरे को 100 रुपए डिस्काउंट मिल गया था। हो सके तो 700-800 तक जाना, आराम से मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो कि है लोकल ट्रांसपोर्ट। लोकल ट्रांसपोर्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपको बाइक हो गया, टैक्सी हो गया, बस हो गया, ऑनलाइन पठाओ ऐप से भी आप बाइक बुक कर सकते हो। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मैंने ऑफ़लाइन बाइक वालों से पूछा कि आप यहाँ से वहाँ जाने का कितना रुपए लोगे? तो उनने भाई बहुत महँगा बताया। मतलब ये समझ लो कि 200 रुपए जहाँ पे ऑनलाइन ले रहे थे ना, वहाँ पे वो 500 रुपए ऑफ़लाइन में माँग रहा था। तो भाई अगर आप जाते हो, तो आप हो सके तो ऑनलाइन बुक करो। ऑनलाइन में ये है कि झंझट भी नहीं रहता भाई किसी से बार्गेनिंग करने का, जितना प्राइस है उतना ही देना पड़ता है और वो थोड़ा-सा कम भी होता है, सस्ता भी पड़ता है, और जो ऑफलाइन है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप टैक्सी बुक कर सकते हो, वो भी आप भाई ऑनलाइन बुक कर सकते हो। और अगर आप बाइक वाइक चलानी आती है तो आपको आप रेंट में भी ले सकते हो। रेंट का मेरे को पता है नहीं क्योंकि मैंने पूछा नहीं, पर आप वहाँ पे रेंट में ले सकते हो, वहाँ पे मिल जाता है ईज़िली। तो आपको लोकल ट्रांसपोर्ट का भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की, और छठा पॉइंट ये है कि आप वहाँ पे कौन-कौन से बेस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे घूम सकते हो। वैसे तो भाई वहाँ पे बहुत सारे घूमने के प्लेसेस हैं, लेकिन मैं आपको वही वाले बताने वाला हूँ जहाँ पे मैं गया और जहाँ पे मेरे को बहुत सही लगा भाई। और मैं जितनी जगह गया ना वहाँ पे सब जगह अच्छी थी, सब एकदम मस्त टॉप क्लास। मेरे को सब जगह पे एकदम मज़ा आ गया भाई वहाँ पे घूम के, और अभी भी ना वो मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि भाई नेपाल में मैंने कुछ दिन और रहना चाहिए था। रह नहीं पाया वो अलग बात है, पर बहुत अच्छा लग रहा था उधर रहने में। तो मैं आपको बताता हूँ, जब डे 1 था ना मेरा काठमांडू में, जिस दिन मैं काठमांडू पहुँचा उसके दूसरे दिन, क्योंकि जिस दिन मैं पहुँचा उस दिन बहुत थक गया था, तो मेरा जो डे 1 था उस दिन मैं गया था काठमांडू दरबार स्क्वायर में। भाई एकदम मस्त जगह है, बहुत अच्छा लगा उधर पे भी जाके। और जो दूसरा दिन था उस दिन मैं गया था भाई पशुपतिनाथ टेम्पल और स्वयंभूनाथ टेम्पल, और एक आध टेम्पल और गया था। वहाँ पे भी मेरे को बहुत सही लगा। हाँ, वो अलग बात है कि मेरे को उन टेम्पल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं, तो ठीक रहा उधर पे भी। और उसकी शाम को मैं निकल गया था भाई पोखरा के लिए। और पोखरा पहुँचने के बाद भाई रात के 2 बजे मैंने रूम लिया। उस दिन मेरे को 500 इंडियन रुपीज़ में पड़ा था। और उसके अगले दिन रात भर रेस्ट करने के बाद जो 2 बजे मैं पहुँचा, वो 2 बजे से लेकर 6-7 बजे तक रेस्ट करने के बाद मैं अगले दिन उठा और मैं पहुँच गया फीवर लेक भाई। वहाँ पे ना भाई फीवर लेक में जो मैंने कायाकिंग की भाई, मेरा दिल खुश हो गया उसको देख के। और उसके बाद मैं गया गुप्तेश्वर महादेव केव एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि भाई मेरे को बहुत पसंद आया, क्योंकि भाई ऊपर से शहर है और नीचे तुम्हारा वाटरफॉल, और उसके बाद वो वाटरफॉल क्या कहाँ से आ रहा है, वो पानी कहाँ जा रहा है, वो किसी को पता नहीं है भाई, वो चमत्कार वाली चीज़ है। वो भी देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा उधर पे। और उसके बाद फिर मैं घर को आ गया था। तो मेरे 2-3 दिन का जितने दिन का भी ट्रिप था, तो भाई ये ऐसा ही था। तो ये 4-5 जगह आप घूम सकते हो 3-4 दिनों में। सबसे पहले काठमांडू दरबार स्क्वायर, उसके बाद पशुपतिनाथ टेम्पल दर्शन करने के लिए, उसके बाद बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल, और उसके बाद स्वयंभूनाथ टेम्पल, और पोखरा में फीवा लेक में कायाकिंग कर सकते हो, और उसके बाद भाई गुप्तेश्वर महादेव की केव देखना मत भूलना भाई, बहुत एकदम तगड़ी जगह है। और भी बहुत सारी जगह थी, पर फिर उसके बाद मैं घर को आ गया था।
तो ये 4-5 जगह आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की, और ये पॉइंट आखिरी पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं बजट की। तो भाई मेरा जितना पूरा खर्चा है ना, वो इसमें बात करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मैं पैसे कितने लेके गया था। तो भाई मैं लेके गया था मोटा-माटी 10,000 रुपए, और जो मेरे पास 100, 200, 500 रुपए एक्स्ट्रा थे, उनको नहीं गिन रहा हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि जब मैं महेंद्र नगर में था ना, तो मेरी जेब में थे भाई 10,000 रुपए कैश, और उसके अलावा एक्स्ट्रा 200-500 रुपए वो मैंने कोलपुर में खाना खाने में और एक्स्ट्रा पानी-वानी लेने में इसमें खर्च कर दिए थे। मतलब इसको नहीं जोड़ रहा हूँ मैं मेन जोड़ रहा हूँ 10,000 रुपए जो मैं लेके गया था उनको, ठीक है? तो मैं जो 10,000 रुपए लेके गया था, उसमें से 1500 रुपए इंडियन जो मैंने काठमांडू के लिए बस में दे दिया। उसके बाद मेरे पास बचे 8,500 रुपए। उन 8,500 रुपए में से मैंने 3,500 रुपए इंडियन अलग रखे अपने बैग में, और जो 5,000 रुपए थे उनको एक्सचेंज किया नेपाली रुपीज़ पे। उसके बाद मेरे पास हो गए नेपाली 8,000 रुपए। उन 8,000 रुपए को मैंने खर्च किया 3-4 दिनों में आराम से, और उसमें से मेरे इंडियन रुपीज़ भी सारे खर्च हो गए। अब बताता हूँ वो कैसे-कैसे खर्च हुए। सबसे पहले होटल का हो गया मेरा 900 रुपए, 260 रुपए खाना खाने का हो गया एक टाइम का होटल में, और उसके बाद 250 रुपए सिम का हो गया। तो भाई लगा लो 1 दिन का खर्चा मेरा काठमांडू पहुँचते ही नेपाली रुपीज़ में हुआ है सारा, तो वहाँ पे ख़त्म हो गए। उसके बाद दूसरे दिन दरबार स्क्वायर गया घूमने के लिए, 500 रुपए वहाँ पे एंट्री प्राइस था, उस पे ख़त्म हो गए। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक हो गया, मोमो हो गया, और उस दिन का होटल का किराया हो गया, वो हो गया सारी चीज़ें। और उसके बाद खाना खाने का हो गया, उस दिन मैंने 2 टाइम खाना खाया था। एक सुबह के टाइम पे जब मैं काठमांडू दरबार स्क्वायर घूमने जा रहा था उस टाइम पे 260 रुपए का, उसके बाद शाम को जब मैं आया तब खाया था 260 रुपए का, ठीक है? अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तीसरे दिन मैंने होटल में खाना खाया था जब मंदिर जा रहा था उससे पहले, और होटल पे अपना पूरा चेकआउट करके कितना 1680 रुपये मेरा बिल बना था वो दिया मैंने। फिर उसके बाद पशुपतिनाथ टेम्पल गया था, बाइक का किराया दिया था, उस दिन मैंने पहली बार बाइक बुक की थी। उस पे गया था मैं 166 रुपये नेपाली, ऐसा ही कुछ था, मतलब एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है। और उसके बाद जब पशुपतिनाथ टेम्पल से जब मैं दूसरे टेम्पल पे गया था, वहाँ पे भी मैंने एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है कितना रुपये दिया था मैंने, नेपाली में ही हुआ था ये सारा ट्रांजेक्शन। तो मैंने लगभग 150-200 के आसपास दिया होगा बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल पे। फिर उसके बाद मैं गया स्वयंभूनाथ टेम्पल पे, तो वहाँ पे था 210 के आसपास, इतना एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, मैंने व्लॉग में बता रखा है पर मैं अभी भूल गया हूँ। 210 के आसपास था, और उधर पे एंट्री टिकट था 50 रुपये नेपाली, ठीक है? वहाँ पे ये दिया, और उसके बाद मैं आ गया काठमांडू बस पार्क पे। बस पार्क में मैंने बस पकड़ी भाई पोखरा के लिए, जिसका फेयर मेरे को पड़ा 1000 नेपाली रुपीज़ पे। और उससे पहले मैंने खाना खा लिया था 260 रुपये या 320 के आसपास, क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ली थी, तो 320 या फिर 350 के आसपास ऐसा कुछ आया था। और उसके बाद पोखरा पहुंचने के बाद मैंने कमरा लिया भाई। वहां तक जाने के बाद मेरे पास पैसे, मतलब ऐसा हो गया था कि नेपाली रुपीस खत्म हो चुके थे, मेरे पास शायद 1000 रुपये बचे थे या फिर वो भी नहीं बचे थे। तो फिर मैंने वहाँ पे 500 रुपये इंडियन में मैंने रूम लिया। 2 बजे से लेके, पहले तो मेरे से बोला था कि अभी 2 बजे ले लो और दिन में 12 बजे तक चेकआउट करके चले जाना। मैंने बोला भाई देख, मैं अभी हूँ थका हुआ, अगर अभी मैं जाऊँगा 2 बजे, मैं 2 बजे अगर मैं कमरे में जाता हूँ तो मेरे को नींद आने आने तक तो 3 बज जाएंगे। तो मैं 12 बजे जाने वाला नहीं हूँ। 500 रुपये में हम एक डील करते हैं, मैं जाऊँगा कल सुबह, यानी कि आज 2 बजे से लेके आज का दिन तो पूरा मेरा हो गया, 12 बजे तक का हो गया, वो भी मैं यहीं रहूँगा, और कल कल जाऊँगा मैं यहाँ से 12 बजे छोड़ के। तो भाई मेरे को 500 रुपये में ऑफर था कि 2 दिन रह सकता हूँ, मतलब 800 रुपये नेपाली में, ठीक है? फिर उसके बाद लेकिन मैं वहाँ रहा नहीं, क्योंकि वो कमरा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहले पैसे पहले दे दिया ना, मेरा तो हो गया दिमाग खराब। तो फिर उसके बाद पैसे क्या ही माँगता, उससे मैं जैसे-तैसे करके मैं रहा, मेरे को नींद भी नहीं आई भाई उस कमरे में। तो 7-8 बजे मैं वहाँ से निकल गया था कमरे से। वो बोल रहा था मेरे से कि खाना खाने तो आओगे? मैंने बोला अभी आऊँगा तो बता दूँगा। फिर मैं छोड़ दिया था वो कमरा, उसके बाद मैं गया ही नहीं वहाँ पे। फिर मैं गया फीवा लेक। फीवा लेक जाने के बाद भाई वहाँ पे सबसे पहले 136 रुपये या फिर ऐसा ही कुछ 130 रुपये के आसपास मैंने वहाँ पे बाराही माता के दर्शन करने के लिए दिए थे, बोट से जा रहे थे हम। उसके बाद फीवा लेक पे मैंने कायाकिंग की, उसके मैंने 300 रुपये दिए नेपाली में। और फिर उसके बाद मैं गया उधर, कौन सी जगह थी वो, गुप्तेश्वर महादेव केव पे, वहाँ पे भी मैंने 100 रुपये दिए थे शायद नेपाल के, ऐसा ही कुछ एंट्री प्राइस उधर पे यही था। मैं लिख दूंगा भाई, जहाँ पे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो वहाँ पे मैं लिख दूंगा एग्जैक्ट क्या अमाउंट है, और जहाँ पे मैं सही हूँ तो वहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है? तो समझ जाना आप। तो फिर उसके बाद मैं गुप्तेश्वर महादेव टेम्पल से वापस आया, तो मैंने खाना खाया 350 रुपये के आसपास, वहाँ पे भी बिल बना। फिर उसके बाद मैं आया बस पार्क पे, जो उधर पोखरा का बस पार्क है वहाँ पे। और वहाँ पे भाई ऐसा हुआ ना, जब मैं महेंद्र नगर से काठमांडू गया था तो मेरे को भाई 2500 नेपाली में पड़ा था, ठीक है? लेकिन इस बार बस वाला मेरे से कहने लगा कि तुम पोखरा से नेपालगंज, भाई पोखरा से नेपालगंज और उसके बाद नेपालगंज से महेंद्र नगर 6-7 घंटे का रास्ता है, नेपालगंज से महेंद्र नगर। तो उसने मेरे से बोला कि यहाँ से तुम्हें नेपालगंज जाने के लिए 2300 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार भाई कि इतना महंगा कैसे हो सकता है, इससे अच्छा तो मैं काठमांडू जाके चले जाऊँगा ये वो करके। तो फिर वो कहने लगा कि ये लास्ट बस है भाई, इसके बाद तुम्हारे पास कोई बस नहीं है,
तो तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं तो फिर तुम मत जाओ, कल ही जाना। तो फिर मैंने कहा यार मरता क्या ना करता वाली बात आ गई मेरे लिए। तो तब तक मेरे पास नेपाली रुपीज़ भी ख़त्म हो चुके थे और मेरे पास इंडियन रुपीज़ पे बात आ चुकी थी अब मेरी। तो फिर मैंने उसको 1500 रुपये इंडियन दिए, इंडियन में से उसने कन्वर्ट करके नेपाली 2300 रुपये काटे। फिर उसके बाद कुछ कैश मेरे को वापस किया, नेपाली में ही किया उसने। तो मैंने सोचा कि भाई चलो रास्ते में खा लेंगे। फिर उसके बाद उसने मेरे से एक चीज़ बोली कि यहाँ से 2300 रुपये में हम तुम्हें नेपालगंज छोड़ेंगे और उसके बाद 500 रुपये में मैं तुम्हें महेंद्र नगर के लिए बस में बैठा दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, 2800 रुपये की तो बात है, मैं चले ही जाऊँगा। लेकिन उस आदमी ने मेरे को 900 रुपये वाली बस में बैठा दिया। भाई सोचो, मैं नेपालगंज से 900 रुपये की बस में गया हूँ भाई महेंद्र नगर। वो मेरे को थोड़ा सा बेकार लगा। फिर उसके बाद मैंने 500 रुपये फिर अपने कन्वर्ट किए नेपाली पे। कुल मिला के इतना सब कुछ होने के बाद महेंद्र नगर आने के बाद मेरे पास 500 नेपाली रुपीज़ पड़े थे और 500 इंडियन रुपीज़ पड़े थे। ठीक है, पूरे 10,000 रुपये में से। तो फिर मैंने क्या किया, 500 नेपाली रुपीज़ भी खर्च किए। उससे मैं मैगी लेके आया था, वो आती है करंट वाली, वो लेके आया था। और जो 500 इंडियन रुपीज़ थे उसका मैंने टिकट दिया था इधर, क्या कहते हैं, 100 रुपये तो इधर हो गया था, क्या कहते हैं इसका, 100 रुपये बाइक वाले को दिए थे बनबसा छोड़ने का, बस स्टैंड पे छोड़ने का। फिर उसके बाद 160 रुपये बस वाले को दिए थे। तो टोटल मतलब 9,600-700 के आसपास मेरा पूरा एक्सपेंस आया था। तो अब मैंने आपको बता दिया कि भाई 9,700 के आसपास मेरा एक्सपेंस आया था। तो इतना ही आया था, 200-300 रुपये मेरे फिर भी बच गए थे। तो भाई नेपाल अगर तुम घूमते हो, जिस हिसाब से मैं घुमा हूँ, आप व्लॉग में देख सकते हो मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। तो आप आराम से 10,000 के अंदर अंदर घूम सकते हो भाई, बहुत मस्त कंट्री है। और जो सबसे महंगा मेरे को लगा ना, ना वो होटल रूम था, ना वो खाना था, ना वो घूमना था। भाई वो सबसे ज़्यादा महंगा जो मेरे को लगा, वो मेरे को लगा बस में जाने का। जब मैं महेंद्र नगर से काठमांडू गया तब भी मेरे को महंगा ही लगा। जब मैं काठमांडू से पोखरा गया तब भी मेरे को 1,000 रुपये महंगे ही लगे। और जब मैं पोखरा से वापस महेंद्र नगर आया तब तो खैर उसने मेरे को ठग ही दिया, मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि 500 रुपये बोल के 900 वाली बस में बैठा दिया। तो भाई ऐसी थी मेरी पूरी नेपाल की ट्रिप, जो कि भाई बहुत अच्छी गई, बहुत मज़ा आया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप नेपाल जाते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं और आप कैसे अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं और कितना आपको एक्सपेंस लगेगा इतने दिन घूमने का। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से दिन मेरे कहाँ कहाँ लगे थे। तो थैंक यू गाइस, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बता देना कि आप नेपाल कब जाने वाले हो।